हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस सेरा में, जहां आपको सारे ही कंसेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं। और अगर आप यहां से कोई कंसेप्ट सीखते हैं तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारा मोशन इन अ प्लेन। और प्लेन को हम 2 डायमेंशन भी कह सकते हैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम हम मोशन इन 2 डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो डाली थी पहले, उसको 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो ये वीडियो मेरी काफ़ी दिन बाद आ रही है। तो इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और आपसे मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो रेगुलर रहे, है ना। मतलब 1 वीक के अंदर 3 वीडियो तो कम से कम मैं डालूँ ही डालूँ। उससे ज़्यादा भी आ सकती है, पर 3 वीडियो तो कम से कम मैं डालूँगा ही डालूँगा। तो आज जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 3 का, जो कि मोशन इन अ प्लेन है। तो आज जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 1 होने वाला है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि मोशन इन अ प्लेन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 मोशन इन अ प्लेन का। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से उसको पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो वेक्टर्स की स्टडी के लिए, सेकंड हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के लिए, और जो लास्ट हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे वो होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूलर मोशन। इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी कि पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की स्टडी करेंगे, वेक्टर्स को जानेंगे कि क्या होते हैं वेक्टर्स, और उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। देन हम जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन वैसे जो हमारा टॉपिक है वो काफी बड़ा है थोड़ा, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो थोड़ा छोटा टॉपिक है। और जो हमारा वेक्टर प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमारा इक्वल टाइम कंज्यूम करेंगे, अप्रॉक्स इक्वल टाइम कंज्यूम करेंगे। और जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा इनके मुकाबले। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर्स की स्टडी करेंगे, तो इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम वेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर्स की स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। हाँ सही लिखा है ना, क्वांटिटी। ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी होती है हमारी टेंसर। 3 टाइप की हमारी जो होती है वो क्वांटिटी होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है हमारी वेक्टर, और तीसरी होती है हमारी टेंसर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से हो जाएंगे। जैसे डिस्टेंस, टाइम, वर्क डन, एक्सेट्रा। जैसे डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी में आता है, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी में आता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि मैं टाइम अगर आपको कहूं कि 12 बज रहे हैं तो उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहा आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं कि 12 बज रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। अब जरा बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन तो होता ही होता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी जो है वो फॉलो करती है, ओबे करती है वेक्टर एडिशन लॉ को, वेक्टर एडिशन लॉ को। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो ओबे करते हैं वेक्टर एडिशन लॉ को। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है किसी क्वांटिटी से तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मान लो कोई क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब मैं जानता हूं आपके लिए ये वेक्टर एडिशन लॉ जो वर्ड है ये नया वर्ड होगा, ना ही अभी आपने इसे पढ़ा होगा। अगर आप अभी से आपने चैप्टर स्टार्ट किया है, मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है मेरे साथ ये चैप्टर, तो आपने वेक्टर एडिशन लॉ को अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो इस वर्ड को अभी थोड़ा इग्नोर करो। बस मान के चलो कि वेक्टर एडिशन वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। बाकी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन लॉ क्या है, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन लॉ, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी के हमारे एग्जांपल होते हैं फोर्स हो गया, जैसे मोमेंटम हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेट्रा। अब बस हमारी टेंसर क्वांटिटी पे हमें इतना भी ध्यान भी नहीं देना है। तो टेंसर क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। टेंसर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन होती है उनके पास। या फिर आप ये कह सकते हो जो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, स्केलर नहीं होती, वही क्वांटिटी हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेंसर क्वांटिटी के पास मल्टीपल डायरेक्शन होती है, हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो होता है वो अलग होता है एट द सेम पॉइंट, तो वो हमारी टेंसर क्वांटिटी होती है। और अगर इस चैप्टर में मैं बात करूं तो ना ही हमें स्केलर क्वांटिटी पे ध्यान देना है, ना ही हमें टेंसर क्वांटिटी पे ध्यान देना है, हमें तो सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी पे ध्यान देना है जिसकी हमें स्टडी करनी है। यानी कि हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स की स्टडी करनी है। तो इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर्स की स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमें टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे वेक्टर्स के, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। सेकंड टाइप आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तीसरा आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर,
को इनिशियल वेक्टर। फोर्थ आता है हमारा को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। फिर आता है हमारा को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। फिर आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। और फिर आता है हमारा ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। और फिर आता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, टोटल हमारे 8 टाइप्स आते हैं वेक्टर्स के, जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। बिल्कुल ही इजी है ये। नाम इनके आप देख रहे होंगे, इक्वल, नेगेटिव, को इनिशियल, को टर्मिनल। थोड़ा बहुत अंतर है हर किसी में, छोटा छोटा अंतर है हर किसी में, और ये टाइप्स इतने भी हार्ड नहीं है। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर। पहला हमने देखा इक्वल वेक्टर, दूसरा देखा नेगेटिव, फिर को इनिशियल, को टर्मिनल, को प्लेनर, को लीनियर, ज़ीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो मैं आपसे ये बता देता हूँ कि जैसे आपको खास बात बताता हूँ वेक्टर के बारे में। जैसे अगर मैं आपसे किसी से भी कहूँ कि 2 + 2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा, है ना। पर जिसने वेक्टर्स की स्टडी कर रखी हो, वेक्टर्स को पढ़ रखा हो, तो आप उससे पूछोगे कि 2 + 2 क्या होता है, तो वो आपको सीधा 4 नहीं कहेगा, वो कहेगा पहले डायरेक्शन बताओ, है ना, डायरेक्शन बताओ। आप अगर उसको यूँ कह रहे हो कि 2 + 2 क्या है, और आप यूँ भी कह दो साथ में कि उसको स्केलर तरीके से ऐड कर दो, तो वो 4 कहेगा आपको। पर अगर बात आए वेक्टर तरीके से ऐड करने की, तो वो आपको 4 नहीं कहेगा, वो कहेगा डायरेक्शन बताओ, या उन दोनों के बीच का एंगल बताओ। क्योंकि 2 + 2 अगर हम वेक्टर के तरीके से ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 0 और 4 के बीच में भी आ सकता है। अगर हम उसको स्केलर तरीके से ऐड करते हैं तो हमें आंसर 4 ही मिलेगा, 2 + 2। पर अगर हम उसको वेक्टर तरीके से ऐड कर रहे हैं तो हमें उन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर 0 और 4 के बीच में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। और जैसा कि अगर आपने क्लास 12 की मैथ्स की बुक उठा के देखी होगी, तो आपको उसमें वेक्टर नाम का एक पूरा चैप्टर मिल रहा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो वहाँ पे तो आपको पूरी अच्छे से वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरा। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, मतलब इतना हम इसके अंदर पढ़ लेंगे वेक्टर के बारे में कि आप जब क्लास 12th में जाओगे और वेक्टर्स को स्टडी करोगे, तो आप आधी चीज़ें तो ये देखोगे कि हम पढ़ चुके हैं 11th के अंदर, फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं। पर कुछ चीज़ें और उसके अंदर नहीं आ जाएगी, उसके अंदर क्वेश्चंस अलग होंगे थोड़े, है ना। तो वहाँ पे आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 2 + 2 सर उसका आंसर 0 कैसे आ सकता है, 4 कैसे 4 तो आ ही सकता है, मतलब 0 कैसे आ सकता है, या फिर 0 4 के बीच में आंसर कैसे आ सकते हैं। तो वो आपको पता चलेगा जब वेक्टर्स की स्टडी कर लोगे। अभी भी पता चल जाएगा जब हम वेक्टर्स की स्टडी कर लेंगे कि हाँ कुछ एंगल वेंगल का होता हुआ डिफरेंस, इस वजह से जो हमारा जो आंसर वो 0 4 के बीच में भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल तो आप इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे और इन वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि क्या है ये वेक्टर्स। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने जो अभी सबसे पहला टाइप देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर का, वो था हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं जरा उनको जानते हैं। दोज वेक्टर which have equal magnitude and have same direction यानी कि इक्वल वेक्टर हमारे वो वेक्टर होते हैं जिनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी उनकी क्या होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू मान लो मैंने एक फोर्स लगाता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन की, और एक और फोर्स लगाता हूँ इसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की यानी कि 4 न्यूटन की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो वेक्टर है इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये हमारे इक्वल वेक्टर हैं।
क्या है, इक्वल वेक्टर है। जरा दूसरा एग्जांपल भी ले लेंगे, फिर को सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो आपकी बार मैंने फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाई, वो भी 5 न्यूटन की, फिर एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा दी, वो भी 5 न्यूटन की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये वाला ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों की क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसी वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। पर याद रहे यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही होना चाहिए, पर डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो वो हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। जैसे तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम समझते हैं। मान लो मैंने एक फोर्स लगाई ऊपर 3 न्यूटन की और एक फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी 3 न्यूटन की। अब आप देखो यहाँ पे भी 3 न्यूटन, यहाँ पे भी 3 न्यूटन, यानी कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। इक्वल वेक्टर हमारे वही वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले टाइप पे। तो आई होप आप अच्छे से नोट कर रहे होंगे इसे। अब जरा पढ़ते हैं वेक्टर का अगला टाइप, जो कि है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, तो लिखेंगे दोज वेक्टर which have equal magnitude but have opposite direction, यानी कि नेगेटिव वेक्टर हमारे वो वेक्टर होंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो इक्वल वेक्टर के सिमिलर लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड है, पर वहाँ पे डायरेक्शन भी सेम थी, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। जरा इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं एक फोर्स लगाता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन की, और एक फोर्स लगाता हूँ जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही होते हैं हमारे कौन से, नेगेटिव वेक्टर। ज़रा सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक फोर्स लगाई मैंने इधर 6 न्यूटन की, कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन में ना। मान लो मैंने फोर्स लगाई ऊपर एक 6 न्यूटन की और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई 6 न्यूटन की। तो यहाँ पे आप देखो दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो तो इक्वल है, 6 न्यूटन, पर दोनों वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे से। तो ये भी हमारा नेगेटिव वेक्टर के अंदर आ जाएगा। याद रहे यहाँ पे भी हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही होना चाहिए, पर उसका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वरना वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। जैसे तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम देख लेते हैं। मान लो एक इधर फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की और एक और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाए 3 न्यूटन की, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। इस वजह से ये हमारा नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा। पर अगर हम इसे इक्वल वेक्टर के लिए डिफाइन करना चाहें तो ये हमारा इक्वल वेक्टर बिल्कुल होगा, पर नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि इक्वल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता ही होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, पर नेगेटिव वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहता है पर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। यानी कि इक्वल और नेगेटिव वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, इक्वल में डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव में डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले टाइप पे। अब चलते हैं वेक्टर के अगले टाइप पे। तो जो अब हमारा अगला टाइप आता है वेक्टर का, वो आता है हमारा कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, तो ये होते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट
वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मैं क्या कह रहा हूँ जरा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो कुछ फोर्सेस है हमारी जो कि कुछ इस तरीके से लग रही है। F1 फोर्स इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, F3 इधर लग रही है, F4 इधर लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 फोर्सेस हैं हमारी, उनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। ये है हमारा इनका इनिशियल पॉइंट। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो यही जो हमारे वेक्टर्स हैं, ये 4 वेक्टर्स, यही हमारे को इनिशियल वेक्टर कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ इस तरीके से ही सेम इनिशियल पॉइंट से निकले, ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी निकल सकते कुछ इस तरीके से। मान लो F1 फोर्स इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है, F3 इधर लग रही है, F4 इधर लग रही है। कंडीशन क्या? सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। देखो ये इनका इनिशियल पॉइंट है, सभी एक जगह से ही चालू हो रही है ना, तो यही वेक्टर हमारे कौन से होते हैं? को इनिशियल वेक्टर। इसको एक एग्जांपल से और आप समझ सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे स्कूल से निकलते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं अपने अपने घर पे। अब सबका घर सेम तो होगा नहीं भाई, सबका अलग अलग घर होगा। कोई पीछे वाली गली में रहता होगा, कोई अगली गली में रहता होगा, है ना, कोई आगे जाके रहता होगा कहीं। पर सभी बच्चे कहाँ से निकले? एक ही इनिशियल पॉइंट से निकले जो कि है स्कूल, और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो ये भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये जो वेक्टर्स होंगे हमारे, ये कौन से होंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसे नोट करिए, फिर चलते हैं अगले पे। अब देखेंगे हम इसका अगला टाइप। अब जो अगला टाइप आता है हमारा वेक्टर का, वो आता है को टर्मिनल वेक्टर। जिस तरीके से हमने को इनिशियल वेक्टर देखा, वैसे ही हमारा आता है को टर्मिनल वेक्टर। बस ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। मतलब वेक्टर्स हैविंग सेम एंडिंग पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम एंडिंग पॉइंट। को टर्मिनल वेक्टर हमारे वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है। को इनिशियल में इनिशियल पॉइंट सेम होता था, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट सेम होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लो। मान लो एक फोर्स लग रही है इधर कुछ इस तरीके से F1, एक लग रही है इधर F2, एक लग रही है ऐसे ही कुछ इसी डायरेक्शन में F3, और एक यहाँ लग रही है F4। अब आप देख सकते हो ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही है। सेम पॉइंट पे आके सारी जो चारों फोर्सेस है, ये सेम पॉइंट पे आके जो हो रही है वो ख़त्म हो रही है। मतलब कि ये इनका क्या है? एंडिंग पॉइंट। तो ये चारों वेक्टर्स हमारे क्या कहे जाएंगे? को टर्मिनल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। इसको फिर से आप एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने अपने घरों से निकलते हैं, सबके अलग अलग घर हैं, पर जाते कहाँ पे हैं? एक ही पॉइंट पे, स्कूल के अंदर जाते हैं, है ना। मान लो एक स्कूल के बात मैं करूँ तो उस स्कूल के सारे बच्चे सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं और स्कूल के अंदर ही आके रुकते हैं, यानी कि उनका एंडिंग पॉइंट क्या है? स्कूल। तो इस तरीके से भी आप इस एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हो कि हमारे जो को टर्मिनल वेक्टर है वो क्या होते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। अब जिससे अगला टाइप आता है हमारा, वो आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? तो लिखेंगे वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन। वो वेक्टर्स जिनके पास सेम प्लेन हो वही होते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर। किस तरीके से समझेंगे एग्जांपल से? मान लो मैं यहाँ पे एक्सिस ले लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ आ जाएगी हमारी जेड एक्सिस। अब मान लो यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे वेक्टर सी है और वेक्टर डी है। यहाँ पे हमारा वेक्टर ई है, मान लो एक अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, वेक्टर एफ है।
तो आप देख सकते हो ए और बी जो है वो सेम प्लेन के अंदर है, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो ए और बी तो हमारे कोप्लेनर वेक्टर कहे जाएंगे। इसी तरीके से ई और एफ भी हमारे कोप्लेनर वेक्टर कहे जाएंगे क्योंकि सेम प्लेन के अंदर है। इसी तरीके से सी और डी वेक्टर भी हमारे कोप्लेनर वेक्टर कहे जाएंगे क्योंकि ये वाई जेड प्लेन के अंदर है। वाई जेड ही हो गया ना, हाँ, वाई या फिर नेगेटिव एक्स वगैरह ना, मतलब ये सेम प्लेन के अंदर है, ये भी सेम प्लेन के अंदर है, ये भी सेम प्लेन के अंदर है। जैसे ए भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो इसी तरीके से ए भी हमारे सेम प्लेन के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम प्लेन, सेम प्लेन। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर वेक्टर। इसी तरीके से हमारे ई और एफ भी हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर, सी और डी भी कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। बट अगर मैं कह दूं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर एफ जो है वो क्या हमारे कोप्लेनर वेक्टर है, तो नहीं, इनके पास प्लेन सेम नहीं है। लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर है एफ हैव नॉट सेम प्लेन, सेम प्लेन। सो ए एंड एफ वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर, आर नॉट कोप्लेनर, क्योंकि इनका जो प्लेन है वो सेम नहीं है, सेम प्लेन के अंदर नहीं है वेक्टर ए और वेक्टर एफ। इस वजह से कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाए जाएंगे। तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं वेक्टर के अगले टाइप पे, जो कि आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को ही हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जो लिखेंगे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी हमारी कि पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जो हमारे पैरेलल वेक्टर होते हैं वही हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसे। मान लो मैं एक फोर्स लगाता हूँ 2 न्यूटन का, और सेम डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स एक और लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे जो दोनों वेक्टर्स हैं 2 न्यूटन और 2 न्यूटन वाले, ये हमारे क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। तो यही हमारे कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। पर कहेंगे सर ये तो हमारा इक्वल वेक्टर भी हुआ, क्योंकि इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है। हाँ, तो बिल्कुल इक्वल वेक्टर भी हुआ, यानी कि इक्वल वेक्टर ही हमारे क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, है ना। सब इक्वल वेक्टर क्या होंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर होंगे। इसी तरीके से मान लो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में एक और 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ये भी हमारा पैरेलल है ना। 3 न्यूटन वाला जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, चाहे ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, पर पैरेलल तो है ना। तो इसी वजह से ये भी हमारा क्या कहलाया जाएगा, कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं। पर अब की बार आप कहोगे सर ये तो हमारा नेगेटिव वेक्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का है, और इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसलिए हमारा नेगेटिव वेक्टर भी हुआ। तो हाँ बिल्कुल, ये हमारा नेगेटिव वेक्टर भी हुआ, यानी कि नेगेटिव वेक्टर भी हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं, बिल्कुल। पर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर ही हमारे कोलिनियर वेक्टर हो, और भी हो सकते हैं। मान लो मैं कुछ इस तरीके से कहूँ कि यहाँ पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताओ क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? नहीं। क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं। पर क्या ये हमारा कोलिनियर वेक्टर होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरीके से फोर्थ एक और एग्जांपल देख लो। मान लो अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स है, इधर 3 न्यूटन का फोर्स है। अब ना ही ये हमारा नेगेटिव वेक्टर है, ना ही इक्वल वेक्टर है, पर हमारा ये कोलिनियर वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि हर इक्वल वेक्टर हमारा कोलिनियर वेक्टर होगा, हर नेगेटिव वेक्टर हमारा कोलिनियर वेक्टर होगा। पर उसके अलावा भी हमारे कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं अगर उनके डायरेक्ट वो मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो। तो इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे।
अब जो हमारा वेक्टर का टाइप आता है वो आता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। वेक्टर हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, इसके बारे में तो मैं क्या ही समझाऊँ आपको। वो वेक्टर जिनके पास ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो वही हमारे ज़ीरो वेक्टर होते हैं। पर आता है हमारा यूनिट वेक्टर। इसको ज़रा थोड़ा समझते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। लिखेंगे वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वन, मैग्नीट्यूड ऑफ वन, है ना। यूनिट से तो आप समझ ही रहे होंगे। वो वेक्टर जिनके पास वन मैग्नीट्यूड हो वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है ना। जिन वेक्टर्स के पास जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वन हो वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर की हम आगे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, पर अभी इतना जानिए कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके पास सिर्फ वन मैग्नीट्यूड होता है ना, वन का मैग्नीट्यूड होता है, वही हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़े कि वेक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, और हम इसको दो तरीक़ों से समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे टू डायमेंशन के अंदर कि टू डायमेंशन के अंदर वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम समझेंगे कि थ्री डायमेंशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने टू डायमेंशन का समझ लिया तो क्या ही बात है भाई, थ्री डायमेंशन तो बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा ऐसे। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2D, टू डायमेंशन। इसके लिए मैं दो एक्सिस ले लेता हूँ, टू डायमेंशन है इसलिए एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब मान लो मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2,3। 2,3 जो है हमारे इसके कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इन कोऑर्डिनेट से समझते क्या है, कि जो हमारे 2,3 कोऑर्डिनेट है उससे आप क्या समझते हैं। तो आप यही समझते होंगे, जहाँ तक मुझे अभी पता है, कि आप कहोगे कि सर 2,3 कोऑर्डिनेट का मतलब है कि 2 तो मैं एक्स में चला और 3 मैं वाई में चला। यानी कि जो पहला 2 है वो हमें ये बता रहा है कि हम 2x में चले, डिस्टेंस मान लो 2 डिस्टेंस x में चले, 3 डिस्टेंस y में चले, 2x में चले 3y में चले। यही तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब है कि 2x में चले 3y में चले। इसी तरीके से मान लो एक कोऑर्डिनेट है हमारा b, जो कि है 2,1। इसका क्या मतलब हो गया? इसका सर ये मतलब हो गया कि 2 हम x में चले, 1 हम y में चले, 2 हम x में चले, 1 और हम y में चले। मान लो ऐसे ही मैं एक और कोऑर्डिनेट ले लूँ, c कोऑर्डिनेट, जो कि है हमारा 2,5। अब c कोऑर्डिनेट का मतलब यही है, 2 हम x में चले, 5 हम y के अंदर चले। बिल्कुल। पर जब हम वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, जब रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, तो वेक्टर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें डायरेक्शन दी जाती है x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। कि जब x एक्सिस की डायरेक्शन हमें दिखानी हो तो हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर i का, और y एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर j का। इसको हम कहते हैं, जो कि हमें i बन के थोड़ी सी ऊपर कैप जैसा लगा रखा होगा, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर i, और इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर j। यानी कि जब हमें x एक्सिस की डायरेक्शन दिखानी होगी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त, तो हम यूनिट वेक्टर i का यूज़ करेंगे, और जब हमें y एक्सिस की डायरेक्शन दिखानी होगी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त, है ना, तो हम यूनिट वेक्टर j का यूज़ करेंगे। एक बात और जान लेते हैं, वेयर जो हमारा यूनिट वेक्टर i है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में, कि यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा यूनिट वेक्टर j है तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल, इन्होंने कहा कि अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम अगर x एक्सिस की डायरेक्शन दिखाएंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते वक्त, तो हम यूनिट वेक्टर i का यूज़ करेंगे,
और वाई को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर जे का यूज़ करेंगे। अब जरा फिर से आते हैं पॉइंट ए के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो ए पॉइंट का मतलब आपने मुझे बताया कि 2 सर हम x में चले, 3 हम y के अंदर चले, बिल्कुल सही। अब जो मैं कह रहा हूँ कि 2 मैं x में चला, है ना, x के डायरेक्शन बता रहा हूँ, 2 मैं x में चला। अब मैं x में चला ना बोलकर यूनिट वेक्टर i बोलूँगा। इसका मतलब ही ये है, यूनिट वेक्टर i का मतलब ही ये है कि मैं x के अंदर चला, x के डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं बोल रहा था 2 मैं x में चला, अब मैं x में चला ना बोल के यूनिट वेक्टर i बोल दूंगा, जैसे 2 यूनिट वेक्टर i। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर i का मतलब है x के डायरेक्शन, यानी कि 2 मैं x में चला, 2 यूनिट वेक्टर i का मतलब है 2 मैं x में चला, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को y की डायरेक्शन दिखानी है, जैसे मैं कह रहा था कि 3 मैं y के अंदर चला, पॉइंट ए के अंदर मैं कह रहा था 3 मैं y में चला, तो मैं y में चला ना बोलकर, इतनी बड़ी सेंटेंस में ना बोलकर मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर j, 3 यूनिट वेक्टर j। तो आप यूनिट वेक्टर j जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं 3 यूनिट वेक्टर j बोलूँगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि 3 मैं चला y के अंदर। तो इस तरीके से ये जो हमारे x और y एक्सिस के डायरेक्शन दिखाने के लिए ये यूनिट वेक्टर्स जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला a को, a पॉइंट में 2 हम x में चले, 3 y में चले, तो अब से हम इसे बोलेंगे 2 यूनिट वेक्टर i और 3 यूनिट वेक्टर j। इसको हम कोऑर्डिनेट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट वेक्टर i, 3 यूनिट वेक्टर j। हमें पता है यूनिट वेक्टर i और यूनिट वेक्टर j का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रहता है, इस वजह से अगर हम इसे ऐसे भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर i का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 2 को 1 से इंटू करोगे 2 आएगा, 3 को 1 से इंटू करोगे 3 आएगा, किसी भी नंबर को 1 से इंटू करो वही आएगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 में x के अंदर चला, 3 में y के अंदर चला, 2 यूनिट वेक्टर i, 3 यूनिट वेक्टर j। इसी तरीके से हम b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 यूनिट वेक्टर i और 1 यूनिट वेक्टर j, या फिर आप सीधा लिख सकते हो यूनिट वेक्टर j, 1 ना लिख के आप यूनिट वेक्टर j लिख सकते हो। इसी तरीके से आप जो c कोऑर्डिनेट है उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हो, 2 यूनिट वेक्टर i, 5 यूनिट वेक्टर j, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर i का मतलब है मैं x में चला, कितना 2 चला, 5 यूनिट वेक्टर j का मतलब है कि मैं y में चला, कितना चला 5 चला, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब जरा हम पोजीशन वेक्टर निकालना सीखते हैं। मान लो मैं a कोऑर्डिनेट जो है, जो ये a पॉइंट है, इसकी पोजीशन निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा OA, ऊपर वेक्टर का साइन लगा दूंगा, क्योंकि वेक्टर की ही स्टडी कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट ही हम वेक्टर को करना सीख रहे हैं। तो OA, ए पॉइंट जो है हमारा, उसकी पोजीशन क्या है, उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो उसको हम दिखाएंगे किस तरीके से, इसके कोऑर्डिनेट को प्लस में लिख के दिखा देंगे। क्या कर देंगे, प्लस में रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j, 2 में x में चला प्लस 3 में y में चला, यही तो मतलब है इसका। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को निकालते हैं किसी भी पॉइंट के। ऐसे ही अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ OB का, पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ OB का, है ना, B का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालूंगा, 2 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j, यानी कि 2 में x में चला प्लस 1 में y के अंदर चला। इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, तो यहाँ लिखूँगा OC, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊंगा और लिखूँगा 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 5 यूनिट वेक्टर j, कुछ इस तरीके से, यानी कि 2 में x के अंदर चला प्लस 5 में y के अंदर चला। तो इस तरीके से इनके पोजीशन वेक्टर को निकाला जाता है किसी भी पॉइंट के। इन्हीं को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, उनकी पोजीशन को बताना। जैसे a की पोजीशन को बताया, 2x के अंदर चलो 3y के अंदर चलो, हमारा पॉइंट a आ जाएगा। b का हमने बताया 2x के अंदर चलो 1y के अंदर चलो, b पॉइंट हमारा मिल जाएगा। ऐसे ही c पॉइंट की जगह बताई हमने कि 2 पहले x के अंदर चलो 5 y के अंदर चलो, आप पॉइंट c पे पहुँच जाओगे। यही हमारे पोजीशन वेक्टर है। इसके बाद आता है हमारा कि जो ये वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम निकालें, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालें कि ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे हैं, कितने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की दूरी पे हैं, वही होता है हमारा मैग्नीट्यूड। जैसे मैग्नीट्यूड हमें निकालना है किसका, OA वेक्टर का। जो OA वेक्टर है, ये जो OA वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे,
तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा किसी वेक्टर का, जैसे मैं ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ओ ए लिखूँगा, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दूंगा, साइड में लगा दूंगा मोड। मोड का मतलब होता है कि हम ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना। अगर देखो, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। अब इतना बड़ा सेंटेंस ना लिख के अगर आप ओ ए लिख के उसके ऊपर एरो लगा के साइड में मोड लगा देते हैं, ये मोड लगा देते हैं, तो इससे जो टीचर होगा समझ जाएगा कि आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। यानी कि मैग्नीट्यूड को बताने के लिए ही मोड लगाया जाता है। तो किस तरीके से इसका एक फॉर्मूला है, रूट के अंदर यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब यहाँ देखो ओ ए वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ओ ए वेक्टर की रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड देखूँ तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी ओ ए वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया, 9 4 13, 13 हमारा रूट 13 हमारा इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरीके से अगर मैं ओ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो, यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो और उन्हें प्लस कर दो रूट के अंदर। तो यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 है। तो ओ बी वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √5। इसी तरीके से ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वापस से वही फॉर्मूला रूट लगाएंगे। यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, मतलब जे का कोफिशिएंट क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि ओ सी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, √28 आ जाएगा, √28। तो इस तरीके से हम इनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। तो अब अगर हम अभी तो हमने सीधा इसको डायरेक्ट पढ़ा कोऑर्डिनेट लेके, अब जरा मैं इसके आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ, उससे पहले आप इसे नोट करिए। अब जरा हम देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या है। ना, हमने मैग्नीट्यूड वगैरह तो निकालना सीख लिया, अब इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। मान लो, वैसे मेरे को सबसे पहले जनरल फॉर्म बतानी चाहिए थी, पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया पहले कोऑर्डिनेट लेके, उस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर जनरल फॉर्म देखते हैं ना, सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं तो थोड़ा कुछ समझ में नहीं आता, अब आ जाएगा आपको। मान लो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, x, y। अब इसका मतलब है x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4, जैसे पहले ले लेते हैं हम 2,3 लिया था हमने, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे कोई से भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, 2,5 3,5 2,4 1,3, है ना, कुछ भी हो सकते हैं x और y की जगह। तो ये ए कोऑर्डिनेट है। अब आपको पता है इस ए कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x यूनिट वेक्टर i, y यूनिट वेक्टर j। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पहले, तभी मैंने आपको पहले वो बताया। फिर अब हम जनरल फॉर्म देख लेंगे इसकी, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन था O। अब अगर मैं इस ए वेक्टर की पोजीशन बताना चाहूँ तो मैं किस तरीके से बताऊँगा, तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA का पोजीशन वेक्टर देखते हैं। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को प्लस की फॉर्म में लिख कर दिखा देंगे ना, प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे यार, जो भी है। किस तरीके से, x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j, तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ OA। इसी तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं किसी वेक्टर का। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ OA की बात करूं तो आप क्या करोगे, OA लिखोगे, साइड में मोड लगा दोगे, क्यों, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, यूनिट वेक्टर रूट के अंदर यूनिट वेक्टर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोफिशिएंट क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर, प्लस कर देंगे
यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, यानी कि वाई का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे ओ ए वेक्टर का क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी जनरल फॉर्म। और यहाँ पे ये लिखना भूल गया मैं कि एक्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई का यूज़ करते हैं, वाई की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर जे का यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद थोड़े हम मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेते हैं इसके ही वेक्टर्स के, किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ज़रा वो भी देख लेते हैं। तो इतना नोट करिए पहले। तो हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर, है ना। अभी तो वैसे तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन उसमें ही करा दिए थे जब पहले समझाए थे, पॉइंट लेके 2,3 लेके, वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी तो मैंने आपसे निकलवाया सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई करवा के। पर कोई नहीं, अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर मैग्नीट्यूड के ऊपर। मान लो आपको एक क्वेश्चन 1 दे रखा है, थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं पहले ना, वो तो मैंने आपको बता दिया था, आ गया होगा समझ में, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लो आपको एक फोर्स दे रखी है 2 न्यूटन की, और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लग रही है। किसके अंदर लग रही है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। तो आपसे बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आप क्या करोगे, फोर्स के बाहर की साइड मोड़ लगाओगे और 2 न्यूटन लिख दोगे बस, यानी कि डायरेक्शन हटा दोगे, है ना। हमें फोर्स बताई गई थी कि 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लग रही है, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, डायरेक्शन हटा देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है ना। सबको पता होगा इतना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आपको दिया हुआ है, एक डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, आपको कहा है 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, आपसे कहा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो आप क्या करोगे, सीधा डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, 5 मीटर लिख दोगे, यानी कि डायरेक्शन हटा दोगे। तो लो भाई, इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे डायरेक्शन को हटा के, तो ये लो, इसका भी हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। पर दिक्कत कब आती है, जब हमें कोई वेक्टर दे रखा हो, किसकी फॉर्म में, यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे की फॉर्म के अंदर, तब दिक्कत आती है। तब हमें वहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया वो यूज़ करना पड़ता है ना। जैसे मान लो हमें एक फोर्स दे रखा है 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 यूनिट वेक्टर जे न्यूटन। अब इसमें दिक्कत आएगी, इसमें हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है अभी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, फोर्स का आगे मोड़ लगाओगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ज़रा लिख देते हैं कैसे, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स है हमारा 3 और वाई है हमारा 5, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस कर देंगे वाई का स्क्वायर, वाई क्या है हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 25 25 9 34 √34 न्यूटन हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस फोर्स का। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, कब, जब हमें यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे की फॉर्म में कोई वेक्टर दे रखा होगा। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया। वैसे अगर ऐसे सिंपल केस दे रखे होंगे, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं भाई कि 2 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। ये तो मैंने आपको बताया है कंसेप्ट के लिए कि हाँ, डायरेक्शन हटा देते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। पर जब आई और जे की फॉर्म में आए तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इतना नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम बच्चों देखने वाले हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वो भी 3 डायमेंशन के अंदर। 2 डायमेंशन के अंदर तो हम देख चुके हैं, अब हमें देखना है वो 3 डायमेंशन के अंदर, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई हम शक्लें देखें एग्ज़ाम में बैठ के एक दूसरे की आप ही देख रहे होगे, दूसरे वाले को तो आता होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अब देखो 3D के अंदर क्या होता है, हम पहले एक्स एक्सिस ले रहे थे और वाई एक्सिस ले रहे थे। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी और जेड एक्सिस भी होगी। यही तो होगा, और ये हमारा ओरिजिन होगा यहाँ पे, बिल्कुल यही होगा। ठीक, अब दोबारा से फिर वही क्वेश्चन, अगर आप 2 डायमेंशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना देख चुके हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप खुद ही वहाँ बैठे बैठे ना खुद के मन में ही आंसर दे रहे होंगे। देखना, देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लिया जो कि है हमारा 2, थोड़ा सा आगे की साइड ले लेते हैं यहाँ पे
जो कि है हमारा 2,2,2। अब मैं पूछूं जो ए कोऑर्डिनेट है, ए के जो कोऑर्डिनेट है उसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे 2 हम x में चले, 2 हम y में चले और 2 ही हम z में चले। ये हुआ ना इसका मतलब कि 2x में चले, 2y में चले, 2z में चले। ठीक है, अब आपको पता है इतना तो x एक्सिस की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर i का यूज़ करते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर j का यूज़ करते हैं और z एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर k का यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर k। और जैसे कि हम बोल रहे थे कि 2 हम x में चले, अब x में चले को ना बोलकर हम यूनिट वेक्टर i का यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से z एक्सिस के लिए भी हम z में ना चले बोलकर यूनिट वेक्टर k का यूज़ करेंगे। यानी कि इस कोऑर्डिनेट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 यूनिट वेक्टर i, 2 यूनिट वेक्टर j और 2 यूनिट वेक्टर k। मान लो एक और कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं, b कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे, जो कि है हमारा 1, 5, 2 ले लो, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब इस कोऑर्डिनेट को भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो बी कोऑर्डिनेट का 1 हम x में चले, 5 हम y में चले, 2 हम z में चले। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर j और 2 यूनिट वेक्टर k, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ज़रा मैं अगर पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ ए पॉइंट का, है ना, जो कोऑर्डिनेट ए पॉइंट है हमारा, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ, यानी कि पोजीशन निकालना चाहूँ, तो किस तरीके से निकालूंगा। ओ ए वेक्टर देखूंगा, ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊंगा, इस एरो को ही हम कहते हैं वेक्टर का साइन है ना। अगर आप किसी क्वांटिटी के ऊपर ये वेक्टर का साइन, ये एरो का साइन लगा दो तो उससे पता चल जाता है ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे इसको, लिखेंगे हम 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट वेक्टर j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k। आप देख सकते हो आपके पास z एक्सिस का भी पॉइंट आ गया है हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। ठीक इसी तरीके से क्या है हमारा यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी। अब जैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाले इनके, उसी तरीके से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इनका। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मान लो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ओ ए वेक्टर का, मैं क्या करूँगा, मोड लगा दूंगा साइड में। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यानी कि पहले हम आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर रहे थे, रूट के अंदर प्लस कर रहे थे, अब उसके अंदर प्लस हमारा यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी हो जाएगा। कैसे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 2 प्लस और के के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 2। ठीक है, यानी ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 4 12, यानी कि √12 हमारा मैग्नीट्यूड आ गया ओ ए वेक्टर का। अब इसी तरीके से ज़रा ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसमें भी वही आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है, सॉरी ये तो ओ ए का लिख रहा हूँ मैं शायद, है ना, हाँ गलती हो गई मुझसे, सॉरी बी का देखना था, ओ बी का। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 5 है, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस के अंदर, फिर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 25 प्लस 4, तो 29 √30 आ जाएगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड। अब जरा इसे नोट करेंगे, फिर जैसे हमने 2 डायमेंशन के लिए जनरल फॉर्म देखी थी, उसी तरीके से 3 डायमेंशन के लिए भी जनरल फॉर्म देखेंगे। नोट करिए इसे। अब जरा देख लेते हैं इसकी जनरल फॉर्म।
तो एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे एंड देन जेड एक्सिस लेंगे। मान लो मैंने इसके अंदर एक ए पॉइंट ले लिया जो जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, है ना, पता है आपको 3 डायमेंशन के अंदर है तो जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा बिल्कुल। तो हम इन कोऑर्डिनेट को, आपको पता है एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब आपको पता है ए कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स यूनिट वेक्टर आई, वाई यूनिट वेक्टर जे और जेड यूनिट वेक्टर के। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ, ओ ए की पोजीशन वेक्टर है ना, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। किस तरीके से निकालेंगे, ओ ए के ऊपर एरो लगाएंगे और लिखेंगे एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के। इनके कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, प्लस लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। अब आती है इसके मैग्नीट्यूड की बारी। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो ए वेक्टर का तो किस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। आपको पता है जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ओ ए के ऊपर हम मोड लगा देते हैं, है ना, मोड लगा देते हैं ओ ए पर, और उसका फॉर्मूला होता है हमारा यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि एक्स है, प्लस यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि वाई है, प्लस यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि जेड है, वो भी रूट के अंदर। इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है किसी भी वेक्टर का। तो ये था हमारी इसकी जनरल फॉर्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। अब जरा एक चीज़ और नोट करेंगे, यहाँ नोट करके लिखेंगे ना वो चीज़ को। अभी जो भी हम वेक्टर ले रहे थे वो ओरिजिन से ले रहे थे ना, जितने भी वेक्टर की हम पोजीशन निकाल रहे थे, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे, वो हम ओरिजिन से निकाल रहे थे। पर ज़रूरी नहीं है कोई भी वेक्टर हमें ओरिजिन से ही दिया हो, है ना। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़रा देखते हैं। मान लो ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारी जेड एक्सिस। ये था हमारा ओरिजिन। अभी हम जो भी वेक्टर ले रहे थे, मान लो हमने एक ए पॉइंट लिया था तो हम उसका पोजीशन निकाल रहे थे कहाँ से, ओरिजिन से। ऐसे तो निकाल लेते ओ ए लिख कर। जैसे हमने कोई बी पॉइंट लिया तो हमने उसका पोजीशन वेक्टर निकाला अभी पीछे, किस तरीके, कहाँ से निकाला, ओरिजिन से, कि ओरिजिन से इसकी क्या पोजीशन है बी पॉइंट की, वो हमने अभी निकाली। पर ज़रूरी नहीं है कि हर वेक्टर की पोजीशन हम ओरिजिन से ही निकालें, हमें ओरिजिन से ही निकालने को दी हो, है ना। हो सकता है वो हमें ऐसे दे दे, एक पी पॉइंट यहाँ दे दे और क्यू पॉइंट यहाँ पे दे दे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x1, y1 और z1। ऐसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x2, y2 और z2। इस तरीके से भी दे सकता है हमें वेक्टर को कि अब बता दो कि पी क्यू जो वेक्टर है उसका पोजीशन क्या है, पी क्यू वेक्टर का पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। पहले तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे कि x को x यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के। पर अब क्या करेंगे, अब इसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे, उसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे। तो देखो ज़रा कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। आपको यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। जैसे क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है पी के एक्स कोऑर्डिनेट से, क्यू के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है पी के वाई कोऑर्डिनेट से,
Q के z कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है P के z कोऑर्डिनेट से। कैसे? Q का अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूं तो वह है हमारा x2 और P का x कोऑर्डिनेट है x1, यूनिट वेक्टर I। इसी तरीके से प्लस अब आती है y कोऑर्डिनेट की बारी। Q का y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा y2 माइनस P का y कोऑर्डिनेट y1, यूनिट वेक्टर j, प्लस Q का z कोऑर्डिनेट क्या है हमारा z2 माइनस P का z कोऑर्डिनेट क्या है z1, यूनिट वेक्टर k। तो ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, है ना। पहले भी हम यही कर रहे थे पर आपको पता नहीं चल रहा था, क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन से ले रहे थे। मान लो हमने ओरिजिन से कोई पॉइंट लिया होता, मान लो A पॉइंट है जो कि है 1, 2, 3। यहाँ पे भी हम यही करते थे। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 0, 0 ही तो होंगे। अब 1 में से 0 माइनस करोगे 1 ही आएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 ही आएगा, 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा। इस वजह से हम लिख रहे थे यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J प्लस 3 यूनिट वेक्टर K, सीधा डायरेक्ट लिख दे रहे थे। पर जब कुछ इस तरीके से हमारे वेक्टर आ जाएं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर I, y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर J, z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर K। इस तरीके से हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा फिर किसी भी वेक्टर का, अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ इस तरीके से ही निकाल देंगे, क्योंकि हमारा पोजीशन वेक्टर तो आ चुका है PQ का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा PQ का? तो लिखेंगे PQ, लगा देंगे मोड रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि ये कोफिशिएंट है किसका? यूनिट वेक्टर I का, यूनिट वेक्टर J के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर K के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है हमारा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा PQ वेक्टर का। तो इस चीज़ को जल्दी से नोट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, फिर आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा ये पॉइंट है इसको तो हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब जरा इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और फिर इस लेक्चर को ज़रा यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर। तो ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे एक। इफ़ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर आर 2, 3, 5, इसको P ले लेंगे, एंड Q पॉइंट दे रखा है हमें 5, 6, 7। देन फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर, PQ वेक्टर। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि इफ़ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर्स आर 2, 3, 5 एंड 5, 6, 7, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं और हमसे कह रहा है जो P और Q पॉइंट जो दे रखे हैं, तो PQ का हमें मैग्नीट्यूड भी बताओ और पोजीशन वेक्टर भी बताओ। तो देखो ये कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे हमारी ये z एक्सिस है। तो एक P पॉइंट दिया हुआ है हमें जो कि है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5,
ये यहाँ नहीं होगा, हालांकि ये थोड़ा कुछ आगे की साइड होगा, पर मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक क्यू पॉइंट है जो कि है 5,6,7, जो कि क्यू पॉइंट है ना। अब हमें पी क्यू की, जो कि पी क्यू वैक्टर है, इसका पोजीशन बताना है क्या है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से बताएंगे। लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। क्या फॉर्मूला था इसका हमारा पी क्यू का? x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर i प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर k। यही हमारा इसका फॉर्मूला था। अब इसी तरीके से इसको निकाल दो। मान लो इसको मान लो x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2। तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे। x2 क्या है हमारा 5 माइनस 2 यूनिट वेक्टर i प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है 3, तो 6 माइनस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस z2 क्या है हमारा 7, z1 है 5, तो 7 माइनस 5 यूनिट वेक्टर k। ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 यूनिट वेक्टर j प्लस 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 यूनिट वेक्टर k। तो ये आ जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू। अब जरा हम निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ये थोड़ा ऊपर से रफ करना पड़ेगा मुझे। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला था पी क्यू, रूट के अंदर x के कोफिशिएंट, वो यूनिट वेक्टर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पी क्यू। अब जो यूनिट वेक्टर i हमारा है उसका कोफिशिएंट क्या है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 2 का स्क्वायर। अब जरा मैं इस पोजीशन वेक्टर जो मैंने निकाला हुआ है इसे रफ कर देता हूँ जगह बनाने के लिए नीचे। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों 18, रूट 22। क्या आंसर आ गया हमारा? रूट 22। तो रूट 22 जो है वो पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं ओरिजिन से दे रखा हो, इस तरीके से भी दे रखा होगा और इस तरीके से फिर हम पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो आज की वीडियो को आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।